आज हम आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव में मादा युग्मक तथा नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव में मादा युग्मक और नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है ये बताना है। तो इसका आंसर होगा, मानव में मादा युग्मक व नर युग्मकों का निर्माण क्रमशः अंडाशय व वृषण में होता है। तो मादा युग्मक अंडाणु होता है और नर युग्मक शुक्राणु होता है। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहा जाता है और नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है। तो जो अंडाणु होता है इसका निर्माण अंडाशय में होता है, यानी जो मादा युग्मक है इसका निर्माण कहाँ होगा? अंडाशय में होगा। और जो नर युग्मक होता है इसे शुक्राणु कहते हैं, तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, यानी नर युग्मक का निर्माण वृषण में होगा। तो इस तरह से मादा युग्मक का निर्माण अंडाशय में, नर युग्मक का निर्माण वृषण में। या पूछा जाए कि अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडाणु का निर्माण अंडाशय में और शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। वृषण के चारों ओर स्थित खोल को क्या कहते हैं? वृषण के चारों तरफ जो खोल होता है उसे क्या कहा जाता है? तो चारों ओर स्थित खोल को श्वेत कंचुक या ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अस्तर कहा जाता है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अस्तर कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है, शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, वृषण में शुक्राणु निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वृषण में शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। शुक्र जनन को अंग्रेजी में स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। अगर यहीं पर प्रश्न पूछा जाता कि अंडाणु निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है या अंडे बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो अंड जनन कहा जाता है। शुक्राणु बनने की क्रिया शुक्र जनन बताया गया है, तो अंडे बनने की क्रिया अंड जनन कहलाएगी। और शुक्र जनन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है अंग्रेजी में। इसी प्रकार से अंड जनन को क्या कहा जाएगा? ऊजेनेसिस कहा जाता है। तो अंड जनन की क्रिया अंडाणु बनने की क्रिया हो गई और शुक्र जनन की क्रिया शुक्राणु बनने की क्रिया हो गई। आते हैं अगले प्रश्न पर। सर्टोली की कोशिकाएं कहाँ होती हैं और इनका क्या कार्य होता है? तो सर्टोली की कोशिकाएं शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर पाई जाती हैं। जो सर्टोली कोशिकाएं हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर पाई जाती हैं। और इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य विकासशील जननी कोशिकाओं को अवलंबन, सुरक्षा और पोषण प्रदान करना होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। एक्रोसोम किसे कहते हैं? तो शुक्राणु में सिर के ऊपर एक टोपी जैसी रचना होती है। जो मनुष्य का शुक्राणु होता है उसमें जो हेड होता है, सिर होता है, सिर के ऊपर एक टोपी जैसी रचना होती है, उसे ही एक्रोसोम कहा जाता है। यदि आप लोग शुक्राणु की संरचना जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है शुक्राणु पर, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। शुक्राणु जनन के अतिरिक्त वृषण का क्या कार्य है? मतलब शुक्राणुओं के बनाने के अलावा वृषण का और क्या कार्य है? तो शुक्राणु जनन के अतिरिक्त वृषण का कार्य नर हार्मोन्स का निर्माण करना है, यानी नर जनन हार्मोन्स को बनाना है। कुल मिलाकर के जो नर जनन हार्मोन्स होते हैं इनसे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। और द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या हैं? जैसे दाढ़ी मुस्काना, कंधे चौड़े होना, ये सब क्या होते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। अगर आप लोग द्वितीयक लैंगिक लक्षण पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो शुक्राणु जनन के अतिरिक्त वृषण का क्या कार्य हुआ? नर हार्मोन्स का निर्माण करना हुआ। अगला प्रश्न है, अंडाशय के भीतरी ऊतक को क्या कहते हैं? यानी अंडाशय का जो अंदर का ऊतक होता है, आंतरिक सतह होती है, उस ऊतक को क्या कहा जाता है? तो अंडाशय के भीतरी ऊतक को स्ट्रोमा कहते हैं। यह तंतुमय सघन संयोजी ऊतक का बना होता है। जो अंडाशय का भीतरी स्तर होता है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है और तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहाँ बनता है तथा इसका कार्य भी बताइए। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का निर्माण ग्राफियन पुटिकाओं में भरे द्रव में होता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये स्त्री में पाया जाता है, यानी कि ये मादा जनन हार्मोन होते हैं। और एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता कहाँ है? तो ग्राफियन पुटिकाओं के भरे द्रव में होता है। और इस हार्मोन्स के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। नहीं, औरतों में या स्त्रियों में या मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। तो यह क्या हुआ? मादा हार्मोन्स हुआ। मादा हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं?
प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये मादा लिंग हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अगला प्रश्न है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ बनता है? तो यह हार्मोन कार्पस ल्यूटियम नामक अंतःस्रावी ग्रंथि में बनता है। जो प्रोजेस्टेरॉन है ये कहाँ बनेगा? कार्पस ल्यूटियम नामक अंतःस्रावी ग्रंथि में बनेगा। अगर आप लोग अंतःस्रावी ग्रंथि पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है लेडिंग की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? लेडिंग की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो आप बताएंगे लेडिंग कोशिकाएं वृषण में शुक्र जनन नलिकाओं के बीच संयोजी ऊतक में स्थित होती हैं। कहाँ? शुक्र जनन जो नलिकाएं होती हैं उसके बीच जो संयोजी ऊतक होता है उसमें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है नर हार्मोन्स के नाम बताइए। तो नर हार्मोन्स के नाम क्या होंगे? टेस्टोस्टेरॉन और एंडोस्टेरॉन, ये नर हार्मोन्स होते हैं। जबकि मादा हार्मोन्स मैंने क्या बताए थे? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास इन हार्मोन्स के नियंत्रण में होता है। तो बताएंगे नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास टेस्टोस्टेरॉन और एंडोस्टेरॉन हार्मोन्स के नियंत्रण में होता है, यानी जो नर जनन हार्मोन्स होते हैं इनके नियंत्रण में, इनके कंट्रोल में होता है। अगला प्रश्न है नर हार्मोन्स का निर्माण कहाँ होता है? यानी इन हार्मोन्स का निर्माण कहाँ होता है? तो ये हार्मोन्स लेडिंग की कोशिकाओं में बनते हैं। अगला प्रश्न है कार्पस ल्यूटियम क्या है? कार्पस ल्यूटियम क्या है? तो यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसका निर्माण अंडाशय से डिंबोत्सर्ग के बाद होता है। यानी कब होता है? तो अंडाशय से डिंबोत्सर्ग के बाद होता है। और है क्या? तो यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है मेंडल का पूरा नाम बताइए। तो मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सटाइवम है। ऐसे ही सरसों का वानस्पतिक नाम बहुत एग्जामिनर पूछता है। तो सरसों का वानस्पतिक नाम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। मटर का पाइसम सटाइवम। अगला प्रश्न है आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का जनक पूछा गया है तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता या आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेंडल ने मटर के पौधे में कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल ने मटर के पौधे में 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। यदि आप लोग मेंडल के नियम के बारे में जानना चाहते हैं तो तीनों नियम इनके मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, उनके प्रयोग भी अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है किन विशेषताओं के कारण मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का पौधा चुना था? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मटर के पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं, इसमें विभिन्नताएं अधिक होती हैं, स्वपरागण या परपरागण दोनों सफल हो जाते हैं इसमें, और पौधों की जीवन जो अवधि है वो 2 या 3 माह में पूर्ण हो जाने के कारण पीढ़ी के परिणाम जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इन्होंने मटर के पौधे को चुना था। अगला प्रश्न है द्विसंकर क्रॉस से क्या अभिप्राय है? यानी द्विसंकर क्रॉस किसे कहा जाता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? तो उत्तर बताने से पहले आपको बता दें, यदि आप लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, अच्छे से समझाया हुआ चित्र सहित, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा जिस क्रॉस या संकर में 2 भिन्न लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। जिस क्रॉस या संकरण में, चाहे आप क्रॉस कहिए चाहे संकरण कहिए, में 2 भिन्न लक्षणों का अध्ययन करते हैं उसे ही द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अगला प्रश्न है द्विसंकर क्रॉस से संबंधित नियम का नाम बताइए। यानी इस पर बिल्कुल आधारित नियम कौन सा था? तो स्वतंत्र अभ्युवन का नियम था, ये मेंडल का नियम है। मेंडल ने 3 नियम प्रतिपादित किए थे जिसमें से ये एक नियम है स्वतंत्र अभ्युवन के नियम, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगला प्रश्न है मेंडल के द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए? मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में पौधे किस अनुपात में? तो 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है जीनोटाइप व फिनोटाइप क्या है? जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है? तो आनुवांशिक रचना के आधार पर पौधों के प्रकार को जीनोटाइप कहा जाता है और बाह्य लक्षणों के आधार पर पौधों के प्रकार को फिनोटाइप कहा जाता है। यानी जो आनुवांशिक रचना होती है, आनुवांशिक आधार होता है, उस पर क्या, उसे जीनोटाइप कहते हैं, जबकि बाहर से देख करके उसको फिनोटाइप कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में
फिनोटाइप व जीनोटाइप अनुपात कितना होता है? तो एक संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात 3:1 तथा जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। अगला प्रश्न है, मेंडल के नियमों की क्या उपयोगिता है? यानी इनके नियम की उपयोगिता क्या है? तो मेंडल के नियम के आधार पर पौधों की उन्नतशील किस्में तैयार की जाती हैं। चूंकि इन्होंने ये नियम बताया तो क्रॉस के माध्यम से पौधों की उन्नतशील किस्में तैयार की जाती हैं। ये इनके नियम की उपयोगिता है।